तो क्लास 10th के अंतर्गत हम लोग आज पाठ नंबर 7 पढ़ रहे हैं। 7 का आज जो शुरू करने के लिए जा रहे हैं, वीडियो नंबर ये आपका 3 होगा। 2 वीडियो हम लोग पहले इसके पढ़ चुके हैं। 3 नंबर वीडियो पर शुरुआत करने वाले हम लोग हैं। कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग पढ़ लिए थे। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण की पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। जरूर आप याद रखेंगे कि निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जो धीरे धीरे भ्रूण में विकसित होने लगता है। भ्रूण गर्भाशय के भीतर से चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। भ्रूण माता के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके लिए एक विशिष्ट ऊतक जिसे प्लेसेंटा कहते हैं के द्वारा होता है। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में घुसा होता है। माता के गर्भाशय की भित्ति बिलाई से बनी होती है जो गर्भाशय को क्षेत्रफल बढ़ाता है। इससे भ्रूण की कोई अधिक ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। इस प्रकार भ्रूण माता के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है। और प्रश्न 5 नंबर भी आप देख रहे हैं। यदि कोई महिला कॉपर टी, याद करो, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या वह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने पेश हो रहा है। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों की रक्षा करेगा। उत्तर में होगा नहीं। कॉपर टी उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगा। यह केवल गर्भधारण होने से रोकता है। याद करो, यानी जो कॉपर टी, प्रश्न बहुत अच्छा था। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या वह उसकी यौन संचित रोगों से रक्षा करेगा। तो नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर टी उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा नहीं करेगा। यह केवल गर्भधारण होने से रोकती है। चलिए अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं और पृष्ठ संख्या 155 के पास चलते हैं। यह भी बहुत ही बढ़िया आपका है अभ्यास प्रश्न है। पृष्ठ संख्या आपका 155, जिसमें प्रश्न ये कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है ये बताना है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न आपके सामने है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम होता है कि लेशामिनिया में। तो तुरंत आप बी वाला विकल्प जो होगा ईस्ट सही लगा देंगे। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ईस्ट प्रकार का कवक है, याद रखेंगे। आइए उसके बाद से प्रश्न संख्या 2 के पास हम लोग चलते हैं। तो 2 नंबर में कहता है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। याद करो, लाजवाब क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। तो शुक्रवाहिका, क्योंकि शुक्रवाहिका भी आपने पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे। तो आपने कहा था कि जो शुक्रवाहिका होता है, शुक्रजनन, शुक्राणु, ये सब पुरुष में पाया जाता है। लेकिन जो प्रश्न कहा है कि मादा में कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा तंत्र है या भाग है जो मादा जनन में नहीं पाया जाता है। तो आप इसमें आंसर में शुक्रवाहिका लिख सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 है। परागकोश में होते हैं। जो परागकोश की बात हो रही है कि परागकोश में होते हैं। ए दिया है बाह्य दल, बी दिया है अंडाशय, सी दिया है अंडक और डी दिया है पराग कण। समझ रहे हैं बात को ना। तो परागकोश में क्या नहीं होते हैं। तो एक बाह्य दल है, एक अंडाशय है, सी आपके अंडक है, डी आपका पराग कण है। तो उत्तर में आपका पराग कण दिख देंगे। समझ गए, पराग कण। तो ये बात आपकी रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सब क्वेश्चन है और आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, सब आपके पास आ जाएगा, बना सकते। चलिए प्रश्न आपके पास है। कहता है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। क्या बात है। याद करो, हम लोग अलैंगिक जनन भी पढ़े थे। लैंगिक जनन, विलैंगिक जनन के लिए 2 माता पिता की आवश्यकता होती है, माने आपके 2 कम से कम चाहिए। अलैंगिक के लिए 1 की आवश्यकता होती है। जो क्वेश्चन है लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। चलिए उत्तर में हम लोग देखते हैं। पहला बात है कि कोशिका विभाजन में डीएनए 2 प्रतिकृति उत्पन्न करता है और इन देखते रहेंगे इन प्रतिकृतियों के में मूल कोशिकाओं की डीएनए प्रतिकृति से कुछ विभिन्नताएं होती है। अलैंगिक जनन में केवल डीएनए की प्रतिकृति के सृजन में आद्र विभिन्नताएं ही होंगी जो परिवर्तन और विकास के बहुत कम अवसर प्रदान करेंगी। लेकिन लैंगिक जनन में दो जनन कोशिकाएं समाहित होती है, अतः डीएनए प्रतिकृतियां
के संयोजन से विभिन्नताएं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, और क्योंकि ये विभिन्नताएं जीवित व्यक्ति के जनन के में भाग लेने से आई है, अतः हानिकारक नहीं हो सकती है। ध्यान रहे, हानिकारक विभिन्नता उत्पन्न होने पर जीव के उत्जीविता असंभव हो जाती है। अतः इस नए संयोजक से विकास और परिवर्तन के अवसर कई गुना अधिक होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में संतति अपने पितृ पीढ़ी में ही बहुत मिलती है। इस प्रकार अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ जीव और स्पीसीज के लक्षणों में परिवर्तन, विकास और उत्तरदायित्व में वृद्धि करते हैं। यानी लैंगिक जनन से जो व्यक्ति होते हैं, जो जीव होते हैं, उसका विकास होता है। लैंगिक जनन से नए नए विकास होता है और तमाम प्रकार के जो टूटे फूटे अंग होते हैं उसमें सुधार भी होता है, मरम्मत भी होता है। आइए अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 के पास। 5 नंबर जो प्रश्न है वह कहता है कि मानव में वृषण के क्या कार्य है। तो पुरुष में वृषण पाया जाता है। प्रश्न ये पूछा है कि मानव में वृषण के क्या कार्य है। तो आप कह सकते हैं कि मानव में वृषण के निम्नलिखित कार्य है। पहला बता सकते हैं कि शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। पहला आप कह सकते हैं ये शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। दूसरा कह सकते हैं ये हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करते हैं, जो शुक्राणु के उत्पादन को नियंत्रित करता है और युवकों में यौवन अवस्था और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो ये भी आप बता सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद से एक और प्रश्न आपके सामने कहता है कि ऋतुस्राव क्यों होता है। तो ये भी एक प्रश्न है कि ऋतुस्राव क्यों होता है। तो आप बता सकते हैं कि यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, यदि उत्तर में सुनिए ऋतुस्राव क्यों होता है। तो यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो वह एक दिन बाद नष्ट हो जाता है। गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है। गर्भाशय की दीवार मोटी तथा स्पंजी हो जाती है, लेकिन निषेचन न होने पर यह धीरे धीरे टूटती है और रुधिर और म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। अतः ऋतुस्राव निषेचन न होने की अवस्था में होता है। तो ऋतुस्राव की प्रमुख ये बात होती है कि जब निषेचन नहीं होता है, जब निषेचन न होने की संभावना होती है, जब निषेचन नहीं होता है तब ऋतुस्राव होता है। जब निषेचन होता है तो ऋतुस्राव नहीं होता है। उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न के पास हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 के पास चलते हैं। कहता है कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्प के जो नामांकित चित्र होता है उसका बनाइए। तो पुष्प का अनुदैर्ध्य काट है, यही आपकी संरचना है। अनुदैर्ध्य काट आप देखिए किस तरीके से इसको बना सकते हैं। ये जो आपका है बाह्य दल है, ये पंखुड़िया है, ये तंतु है, ये परागकोश है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और यहाँ से आप देख रहे हैं अंडाशय है। तो पुष्प के अनुदैर्ध्य काट के जब चित्र पूछ रहा है तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद से एक और आता है जिसका नाम होता है गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी। मानो जो गर्भ निरोधक होता है, गर्भ को रखने के लिए किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों की हम लोग बात करते हैं। पहला विधि आता है यांत्रिक अवरोध। तो इसमें कह सकते हैं कि यांत्रिक अवरोध में गर्भधारण को रोकने के लिए यांत्रिक अवरोध का प्रयोग किया जाता है, जिससे शुक्राणु अंडकोशिका तक न पहुंच सके। शीशन को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाले अनेक युक्तियाँ जैसे लूप अथवा कापर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो अब एक बात समझ गए कि जो कापर टी होता है उसको औरत अपने एथी में योनि में लगाती है। आज जो आपका कंडोम होता है पुरुष अपना जो शीशन का ढक्कन होता है वो ढक्कन के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे जो शुक्र नलिकाएं जो शुक्राणु होते हैं और जो औरत होते हैं उसके अंडाणु यानी उसके जो अंडकोशिका होता है उसमें नहीं जाता है और गर्भ रुक जाता है, गर्भ नहीं रुकता है। सॉरी। दूसरा कह सकते हैं हार्मोन संतुलन का परिवर्तन। तो हार्मोन संतुलन का परिवर्तन भी देख लेते हैं। इस प्रकार दवाएं मादा समानता गोली के रूप में लेती है, जिससे हार्मोन संतुलन में परिवर्तन हो जाता है तथा अंडे का विमोचन ही
नहीं होता, अतः निषेचन नहीं होता है। तो कुछ जैसे माला डी वगैरह आता है, इसको जो स्त्रियाँ होती है जब इसका उपयोग करती है तो उपयोग करने के बाद जो गर्भ होता है वह नहीं ठहरता है। उसके बाद से एक और होता है शल्य क्रिया तकनीक। शल्य का मतलब होता है ऑपरेशन। तो एक होता है शल्य क्रिया के द्वारा तो बता सकते हैं कि यदि पुरुष को शुक्र वाहिकाओं की अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि मादा की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकता है। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाए। आइए उसके बाद से एक और क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। कहता है कि एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसके जनन में और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसके जनन में क्या अंतर है। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव में केवल एक ही कोशिका होती है, उसमें जनन के लिए अलग से कोई उत्तक या अंग नहीं होता। अतः इसमें जनन के लिए द्विविखंडन या बहुविखंडन द्वारा ही हो सकता है। कुछ जीव जैसे ईस्ट आदि में मुकुलन द्वारा भी जनन होता है। और बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है। इसमें जनन के लिए अलग से उत्तक या जनन तंत्र होता है। अतः इनमें जनन लैंगिक अथवा लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। उसके बाद से एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 आपका दिखा रहा है कि जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के अस्तित्व में किस प्रकार सहायक है। प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। कहता है कि जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के अस्तित्व में किस प्रकार सहायक होता है। तो आप इसको बता सकते हैं कि अपनी जनन क्षमता को उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेट ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का बनना जीव के शारीरिक संरचना और डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति के समष्टि के अस्तित्व का संबंध जनन से है। 11 नंबर होता है गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने समष्टि के वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना आसान कार्य नहीं आता। जनसंख्या को बढ़ती हुई संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, इसीलिए गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनानी चाहिए। और आगे की पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।